हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुजन विद डॉक्टर अजय सिंह में। मैं आज आप लोगों के लिए सीडीपी का एक नया मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ये सिर्फ प्रश्न नहीं आज हम इसमें हल करेंगे, इसके सिर्फ उत्तर नहीं जानेंगे, बल्कि आज हम जानेंगे कि ये जो प्रश्न हैं इनके जो उत्तर हैं वो गलत हैं तो क्यों गलत हैं और सही हैं तो क्यों सही हैं। आप अगर वीडियोज में नए हैं तो मैं आपसे इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगला प्रश्न वही हो जो आपकी परीक्षा में आने वाला हो। इसलिए आप वीडियोज को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। और दूसरे नंबर में आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज हम इस प्रक्रिया में सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, सटीक उत्तर क्या है, बल्कि ये जानेंगे कि प्रश्न का उत्तर ये सही क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर हाँ, आपका शिक्षक भर्ती कोई भी हो, चाहे टीईटी हो, सीटीईटी हो, रीट हो, जेटेट हो, वो अगर आपका सपना है, शिक्षक भर्ती का सपना है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का सपना है, तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए। मैं सीडीपी से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आपके साथ आऊंगा और वो भी प्रश्न आपके सामने लेके आऊंगा जो आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं के पैटर्न से बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग आज आगे बढ़े मॉडल नंबर 2 पर, ठीक है, क्योंकि आज हम मॉडल पेपर दूसरा लेके आ रहे हैं। पहला हालांकि आप पीछे की क्लास में देखा होगा, उस प्रश्न के स्तर को देखा होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आज के श्रृंखला को समझते हैं और इसमें जो विकल्प हैं वो विकल्प किस ढंग से हैं और किस ढंग से नहीं है, ठीक है। तो आइए मेरे साथ आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। आपको अपनी समझ बढ़ाने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, तभी समझ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक शिक्षिका कक्षा 2 में देखती है कि स्मृति किसी का नाम नहीं है, ये क्या है, मेमोरी की बात कर रहा है कि देखती है कि स्मृति का विकास है ना अधिगम को प्रभावित करता है। कहने से तात्पर्य कि जब मेमोरी विकसित होती है तो लर्निंग भी क्या होती है, प्रभावित होती है। लेकिन अधिगम भी स्मृति के विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ध्यान देना, मतलब दोनों एक दूसरे के, अगर मेमोरी बढ़ती है तो अधिगम बढ़ता है और अधिगम भी स्मृति के विकास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यह विकास जो है अधिगम के किस संबंध को दर्शाता है। क्या ये विकास और अधिगम पर परस्पर स्वतंत्र है? नहीं, स्वतंत्र कहां है, फ्रीडम नहीं है, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। विकास अधिगम का अनुसरण करता है? बिल्कुल नहीं, दोनों नहीं, गलत सही है। अधिगम विकास का अनुसरण करता है? ये भी नहीं, क्योंकि दोनों क्या हैं, विकास और अधिगम की पारस्परिक निर्भरता दोनों में है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, एक दूसरे पर क्या है, इंडिपेंडेंस है। इसलिए क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंस है, विकास और अधिगम की पारस्परिक निर्भरता। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आप प्रश्नों को अपनी समझ के अनुसार जरूर समझें, ठीक है। जहां समझ में नहीं आया आप निसंकोच बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक बच्चे का भाषाई विकास, थोड़ा सा ध्यान देना, कोई भी बच्चा है उसका डेवलपमेंट जो भाषाई विकास है वो 4 वर्ष की आयु में तीव्र गति से होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2 साल से 7 साल के बीच में भाषाई विकास बहुत तेजी से होता है। तो 4 वर्ष में भाषाई विकास बहुत तीव्र गति से होता है। जबकि गत्यात्मक, है ना, गत्यात्मक की बात करें, मोटर की बात करें, मोशन की बात करें, विकास क्या है, धीमी गति से है। यह विकास की किस विशेषता को उजागर करता है? क्या यह विकास की एक रूपता है? बिल्कुल नहीं। क्या यह विकास का असमान दर है? क्या यह विकास की पूर्वानुमानियता है? बिल्कुल नहीं। क्या यह विकास की क्रमबद्धता है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, विकास की असमान दर है। या फिर हम कहें जो वैयक्तिक विभिन्नता में हम लोग पढ़ते हैं या कहते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट होता है, सब में जो विकास है वो एक समान नहीं होता है, सबकी मात्रा एक समान नहीं होती है, तो वही दर क्या है, असमान है, उसी को इंगित कर रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक को एक सामाजिक मुद्दे जैसे जल संरक्षण, अब क्लास में क्या करना है कि कुछ सामाजिक मुद्दे बच्चों को देना है कि क्लास कैसी है, प्रगतिशील कक्षा है। प्रगतिशील कक्षा में क्या ध्यान दिया जाता है, पूरे समाज को ध्यान में रखा जाता है। और बाल केंद्रीय शिक्षा में आप थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखें, बाल केंद्रीय शिक्षा में सिर्फ बच्चे पर फोकस किया जाता है, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा में पूरे समाज को फोकस में रखा जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक बच्चों को एक सामाजिक मुद्दे दे रहे हैं, जैसे जल संरक्षण पर
समूह चर्चा करने को कह रहे हैं, नाट्य प्रस्तुत को कह रहे हैं, पोस्टर बनाने को कह रहे हैं, एवं निबंध लेखन करने को भी कहता है। इसके बाद प्रत्येक गतिविधि पर मौखिक एवं लिखित प्रतिपुष्टि भी देता है। यह किन किन अवधारणाओं का एकीकृत उदाहरण है? क्या ये बाल केंद्रित शिक्षा भी इसमें सम्मिलित है? इसमें बहुआयामी बुद्धि को भी देखा जा रहा है, और ये क्या है, अधिगम के लिए आकलन भी है। केवल प्रगतिशील है नहीं, केवल सतत है नहीं, केवल पारंपरिक है नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रक्रिया में बाल केंद्रित मतलब बच्चों के लिए सारी चीजें, बच्चों को केंद्र बिंदु में रख करके, फिर उनकी जो बुद्धि है वो किस लेवल पर, बहुआयामी, क्योंकि समूह चर्चा भी करना है, नाट्य प्रस्तुत भी करना है, पोस्टर भी बनाना है, निबंध लेखन भी करना है, साथ में मौखिक और लिखित प्रश्न भी देने हैं। ठीक है, बहुआयामी बुद्धि का भी टेस्ट हो जाएगा, और ये किस लिए, अधिगम के लिए भी क्या हो जाएगा, आकलन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रत्येक बच्चे का विकास एक अद्वितीय, कैसे, अद्वितीय, प्रत्येक बच्चे का विकास एक अद्वितीय पैटर्न का अनुसरण करता है? किसको दर्शाता है? ये विकास की सार्वभौमिकता की दर्शाता है, कि विकास की पूर्व निर्धारितता को दर्शाता है, कि विकास की सामान्यता को दर्शाता है, कि विकास की वैयक्तिकता को दर्शाता है? जहां पर अद्वितीय से तात्पर्य है जो दूसरे से मिल नहीं रही हो, ये क्या है, विकास की वैयक्तिकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। सार्वभौमिकता मतलब सभी जगह एक समान हो तो अद्वितीय होगा ही नहीं, पूर्व निर्धारित है नहीं, सामान्यता है नहीं, ये क्या है, वैयक्तिकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकास केवल मात्रा में वृद्धि नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, जब आप विकास और वृद्धि पढ़ते हैं, वृद्धि में क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और विकास में गुणात्मक। तो कह रहा है कि विकास केवल मात्रा में वृद्धि नहीं है बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी है। यह कथन किस सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो विकास की गुणात्मक प्रकृति को। अब ये पूरी लाइन क्या बता रही है, गुणात्मक परिवर्तन तो गुणात्मक प्रकृति को ही क्या कर रहा है, बता रहा है। विकास की निरंतरता नहीं, विकास की मात्रात्मक प्रकृति है नहीं, विकास की प्रतिवर्तिता है नहीं, ये क्या है, विकास की गुणात्मक प्रकृति को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एक समान जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में पाला जाए, कहने से तात्पर्य है अगर कोई ट्विंस हैं, कोई जुड़वा बच्चे हैं, कैसे हैं, जो ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, और उनको अलग अलग जन्म से ही उनको किसी को राजस्थान में ले जाया जाए और किसी को दक्षिण में ले जाया जाए, अलग अलग वातावरण में पाला जाए और उनकी बुद्धि में अंतर पाया जाए, तो यह किसका संकेत है? क्या यह आनुवांशिकता का कोई प्रभाव नहीं है? ये वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव है कि आनुवांशिकता ही एकमात्र कारक है, एक दुर्लभ अपवाद है। अब जब सिर्फ आप देख रहे हैं कि वातावरण चेंज करने से उसकी बुद्धि बदल गई, इस पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है? वातावरण का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसको क्या है, वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव इसमें दिखाई देता है ना, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक, आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो संभाव्यता सिद्धांत है, कौन सा, संभाव्यता सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिकता एक निश्चित सीमा, थोड़ा सा ध्यान देना आप, कौन सी बात कर रहे हैं, संभाव्यता सिद्धांत की बात कर रहा है ना, रिएक्शन रेंज की बात कर रहा है, के अनुसार आनुवांशिकता एक निश्चित सीमा निर्धारित करती है और वातावरण यह तय करता है कि बच्चा उस सीमा में कहां तक पहुंचेगा। यह सिद्धांत किस पर जोर देता है? आप जब आनुवांशिकता और वातावरण पर एक दूसरे का प्रभाव देख रहे थे तो आपने पढ़ा भी था कि आनुवांशिकता एक बाउंड्री तय करती है कि बच्चा किस सीमा तक जा सकता है, लेकिन वातावरण उसको वैसा माहौल प्रदान करके उसको वास्तविक रूप में क्या करता है, बदलने का काम करता है। ये वहीं से प्रश्न पूछा गया है। तो क्या ये केवल आनुवांशिकता, केवल वातावरण नहीं है? ना तो आनुवांशिकता ना तो वातावरण है, ये क्या है, आनुवांशिकता एवं वातावरण की अन्योन्याश्रयता है। ठीक है, अन्योन्याश्रितता है। क्यों? एक दूसरे पर क्या है, स्वतंत्र आश्रित है। कैसे हैं? एक दूसरे, इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, अन्य एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक बच्चे का शारीरिक गठन उसके पिता जैसा है। थोड़ा सा ध्यान देना, यह भी वंशानुक्रम से संबंधित है। एक बच्चे का शारीरिक गठन उसके पिता जैसा है, लेकिन उसका व्यवहार एवं इंटरेस्ट, उसकी रुचियां उसके गुरु यानी शिक्षक जैसे हैं, उसके मेंटर जैसे हैं। यहाँ पर मेंटर शब्द भी यूज हो सकता है, टीचर शब्द भी यूज हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो गुरु से प्रभावित हैं, ये किसका उदाहरण है? तो क्या ये आनुवांशिकता का प्रभाव है कि वातावरण का प्रभाव है?
आनुवांशिकता का है नहीं, क्योंकि आनुवांशिकता होता तो पिता जैसे, क्योंकि गुरु आनुवांशिकता में आते नहीं। वातावरण की बात आ रही है तो वातावरण में गुरु एक इन्वायरमेंट तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ पास इन्वायरमेंट जैसी कोई हो सकता है कि क्योंकि इसमें सिर्फ पिता एक पीढ़ी की बात है और अगली पीढ़ी की बात नहीं, हो सकता है कि वंशानुक्रम में उसके अन्य लक्षण हो। तो इसमें क्या है कि आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों का क्या है, ये संयुक्त प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, केवल सामाजिक है नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चा परिवार में प्राथमिक सामाजिकरण सीखता है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हमारा प्राथमिक सामाजिकरण है वो क्या है, घर, परिवार, माता पिता, पड़ोस, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा परिवार की बात आती है। तो कह रहा है कि बच्चा परिवार में प्राथमिक सामाजिकरण सीखता है, जिसमें से उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, चलना, जो बेस है हम लोगों का। ठीक है, अगर बेस ही कंप्लीट नहीं होगा, प्राथमिक विकास ही नहीं होगा, तो खड़ा होना ही नहीं सीख पाएंगे, बोलना ही नहीं सीख पाएंगे, चलना ही नहीं सीख पाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। इसलिए उसको प्राथमिक समाजीकरण। लेकिन विद्यालय में क्या होता है, द्वितीयक समाजीकरण का अनुभव होता है, सेकेंडरी सोशियलाइजेशन का। तो द्वितीयक समाजीकरण की विशेषता क्या है, अब यहां पर ध्यान देना है कि द्वितीयक समाजीकरण की विशेषता है या विद्यालय में क्या होता है। जब आप शिक्षा की संस्थाओं के रूप में विद्यालय को पढ़ते हैं तो आप इसको एक औपचारिक संस्था मानते हैं। औपचारिक संस्था मानते हैं तो इसमें सारी चीजें फिक्स है मानते हैं। जब फिक्स होंगी तो क्या करते हैं कि सब में नियम होगा, सब में कुछ सिलेबस होगा, सारी चीजें कैसी होंगी, औपचारिक होंगी। तो यह जीवन के प्रारंभिक वर्षों में होता है, बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक वर्ष में कहाँ रहता है, वो परिवार में रहता है ना, प्रारंभिक वर्षों में परिवार में रहता है। यह अधिक औपचारिक एवं संरचित होता है, बिल्कुल सही। ये एक योजना के तहत होता है। संरचित क्या है, योजना के तहत होता है, निर्मित होता है। और कैसा होता है, औपचारिक होता है, सारी चीजें फिक्स होती हैं। कितने बजे जाग के स्कूल जाना है, कितने बजे टाइमिंग है, कितने बजे लंच होगा, कितने बजे प्रेयर होगी, सब कुछ क्या है, औपचारिक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, पूर्णतः अनौपचारिक बिल्कुल गलत, इसमें परिवार की कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल गलत। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बच्चा साथियों के समूह में वह व्यवहार सीखता है जो परिवार में नहीं सीख पाता। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक बच्चा साथियों के समूह में वह व्यवहार सीखता है जो परिवार में नहीं सीख पाता। यह सहकर्मी समूह की किस भूमिका को दर्शाता है। और आप लोग अपने बारे में ध्यान दीजिए कि आपने जो कुछ सीखा है और आपको अभी तक जो कुछ पता है उसमें से परिवार के लोगों ने कितना सिखाया है और साथियों ने कितना सिखाया है। जब आपको इसके बारे में आलोचनात्मक चिंतन करेंगे, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करेंगे, तो समझ में आएगा कि मेरे अंदर जो कुछ भी सकारात्मक नकारात्मक किसी भी प्रकार का है, उसमें अगर नकारात्मक या सकारात्मक की बात करेंगे तो पीयर ग्रुप, साथियों समूह का प्रभाव किस ढंग से पड़ता है। तो इसमें क्या सामाजिक नियंत्रण सिखाता है सहकर्मी समूह, बिल्कुल नहीं। क्या उसमें आर्थिक सहायता देता है, बिल्कुल नहीं। क्या सांस्कृतिक हस्तांतरण करता है, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, सामाजिक तुलना और पहचान की भूमिका को ज्यादा क्या करता है, सिखा पाता है, और यहां से क्या करता है, अपने दिमाग में वो बैठाल पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग क्या है। अब आपको कल मैंने कहा भी था ना कि इनका एक एक कॉन्सेप्ट आप जरूर कर खिलेंगे। स्कैफोल्डिंग किसे कहेंगे, जेडपीडी किसे कहेंगे, एमकेओ क्या है, इनकी विशेषताएं आपको पढ़नी होगी। तो यहाँ पर फिर विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आ गया है। अब क्या कह रहा है कि स्कैफोल्डिंग क्या है, बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देना। स्कैफोल्डिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पर स्कैफोल्डिंग किसकी क्या बात करता है, सहायता की बात करता है। अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा बच्चे को अस्थायी सहायता प्रदान करना। अस्थायी शब्द जहां पर आए मतलब सहायता देनी है और धीरे धीरे उस सहायता को क्या करना है, हटा लेना है। धीरे धीरे सहायता क्या करना है, हटाना है। उसे क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कठिन कार्य नहीं, दंडित करना नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से अधिक, है ना, क्योंकि जीन पियाजे की जब आपने 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, है ना, तो 11 प्लस में क्या आती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, जहां पर बच्चे में क्या होता है, काल्पनिक और निगमनात्मक चिंतन क्या होता है, विकसित होने लगता है। इसका क्या अर्थ है, काल्पनिक एवं निगमनात्मक चिंतन का क्या अर्थ है, या 11 वर्ष से अधिक बच्चे में क्या होता है, इसके बारे में क्या है। बच्चा केवल मूर्त वस्तुओं, बिल्कुल नहीं, ये मूर्त अवस्था। अमूर्त चिंतन नहीं कर पाना, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन कर पाता है। यह है कि बच्चा केवल अनुभवों पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। बच्चा परिकल्पनाएं बना सकता है,
और निगमनात्मक रूप से तर्क कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि जब निगमनात्मक तर्क, जिससे तात्पर्य है कि नियम से उदाहरण की ओर, है ना, उसमें बच्चा क्या करता है कि विविध प्रकार के चिंतन, विविध प्रकार की समस्याओं के प्रति एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना बना करके उसका संभावित उत्तर निकाल लेना, बच्चा क्या करता है, करने लगता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आंतरिकीकरण की क्या प्रक्रिया है ना, या आंतरिकीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है। आप जो थोड़ा जरूरी ध्यान रखिए कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उसमें एक शब्द आता है आंतरिकीकरण, है ना। इसकी प्रक्रिया में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरलाइजेशन, मतलब अपने अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया, जिसमें क्या है, बच्चा बाह्य सामाजिक अंतःक्रियाओं का आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं में रूपांतरण। बच्चे का अपने आप में समायोजन है नहीं, सामाजिक नियमों का स्वीकार करना है नहीं, केवल अनुकरण है नहीं, उसमें क्या है, बाह्य सामाजिक अंतःक्रियाएं। कहने से तात्पर्य है कि बच्चा जब समाज के अन्य लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, वहां से चीजों को देखता है, सुनता है, उसको क्या करता है, अपने व्यवहार में उतार लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, आंतरिकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। किसमें, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को आप ठीक से समझिए, ये आपके संभावित प्रश्न हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही बच्चे के सक्रिय होने पर, किस पर, सक्रिय होने पर बल देते हैं, लेकिन उनमें अंतर यह है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों की बात यही है। एक कह रहे हैं कि बच्चा सक्रिय कब होगा, जब उसमें संज्ञानात्मक विकास स्तर के अनुरूप होता जाएगा। दूसरे कहते हैं कि बच्चा सक्रिय होगा जब उसका समाज क्या होगा, जिस लेवल का होगा बच्चा भी उस लेवल का होगा। लेकिन दोनों के लिए सक्रिय होने की क्या जरूरत है। एक कहते हैं जीन पियाजे कि बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। एक का कहना क्या है कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो स्वयं के ज्ञान की क्या करता है, खोज करता है, स्वयं का ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आगे देखते हैं, पियाजे बच्चा में अकेले खोज करता है और वाइगोत्स्की में सामाजिक संदर्भ में खोज करता है। पियाजे सामाजिक को महत्व देते हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों का कोई अंतर नहीं, बिल्कुल बहुत अंतर है। पियाजे भाषा को महत्व देते हैं, बिल्कुल नहीं। भाषा को महत्व कौन देता है, वाइगोत्स्की देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि पियाजे क्या करते हैं कि बच्चे में अकेले खोज करना, यानी उसको नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। और वाइगोत्स्की क्या कहता है कि जो भी खोज बच्चा करता है वो कहाँ करता है, सामाजिक संदर्भ में करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जो बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हमें बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था लागू करना है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम किस पर फोकस्ड हो, तो क्या वो शिक्षक की सुविधा पर हो कि आराम से बैठे, खाए, पिए, सोए, तंबाकू रगड़े, बिल्कुल नहीं। बच्चों की रुचियों पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर और बच्चों के विकासात्मक स्तर पर क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। परीक्षा पैटर्न बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता बिल्कुल नहीं। जैसे बच्चे हों, जैसे बच्चों का इंटरेस्ट हो, बच्चों की जो आवश्यकता हो, बच्चों के समझने, पढ़ने, सीखने का जो स्तर हो, उसी स्तर पर क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम निश्चित होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रगतिशील शिक्षा में अनुभव को क्यों महत्व दिया जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान देना, जब बात करते हैं हम लोग प्रगतिशील शिक्षा की, इसमें कहते हैं कि बच्चा जो करके सीखता है और क्या होता है, वो अनुभव के माध्यम से सीखता है। तो इसमें अनुभव को महत्व क्यों दिया जाता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखो, जब हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन दोनों में पढ़ते हैं तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में बच्चे करके सीखेगा, स्वयं की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार सीखेगा, अपने इंटरेस्ट के अनुसार सीखेगा। और जब करके सीखेगा, जैसे मान लो कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, मान लो उसी में से हम अपने व्यवहारिक जीवन की कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, तैरने की, साइकिल चलाने की, तो साइकिल चलाने की जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और दूसरे नंबर में अगर हम साइकिल चलाएं
तो दोनों में से कौन सा ज्ञान स्थायी होगा? जब स्थायी, तो अब जो अनुभव की बात आई, अनुभव में करना क्या होता है? जरूरी होता, पढ़ना जरूरी नहीं होता, करना क्या होता? जरूरी होता, व्यवहार में वही लागू होता है। तो फिर क्या है, क्योंकि अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, एकमात्र तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुभव से बच्चा निष्क्रिय रहता नहीं। अनुभव, अब सोचो अगर कोई साइकिल में बैठा है तो क्या वो निष्क्रिय होगा? बिल्कुल नहीं, वो क्या होगा? सक्रिय होगा, क्योंकि अनुभव से बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करता है, जो स्थायी अधिगम की ओर ले जाता है। क्योंकि ये परंपरागत है? बिल्कुल नहीं, ये क्या है? परंपरागत नहीं है, आधुनिक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि अनुभव में बच्चा क्या करता है? सक्रिय रहता है। अगर सोचो कि गाड़ी चला रहा है कोई बच्चा और नींद आ जाए तो गाड़ी ठुक जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सक्रिय रहना पड़ेगा। लेकिन क्लास में कोई व्यक्ति बैठा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा आराम से नींद ले रहा होता है, वहां सक्रिय नहीं रह पाता, निष्क्रिय हो जाता है। तो अनुभव करने के लिए सक्रिय होना, मान लो रोटी बनाना किसी को सिखा रहे हो, रोटी सेकना सिखा रहे हो, और रोटी सेकते सेकते कभी नींद आई? अगर आई होगी और उसका चिमटा या बर्नर छू गया होगा तो अचानक नींद गायब हो गई होगी, है ना? तो क्या है, उसमें बच्चा क्या करता है? अनुभव से क्या करता है? सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त है? अब क्लास में अगर प्रश्न पूछना है और वो क्लास कैसी है? बाल केंद्रित कक्षा है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, तो कैसे प्रश्न पूछेंगे सबसे उपयुक्त होगा? पाठ का तीसरा पैराग्राफ क्या है? बिल्कुल नहीं। तुम इस कहानी के अंत में नायक को क्या करते देखना चाहते हो? शब्द स्वतंत्रता का अर्थ बताओ? बिल्कुल नहीं। यह कविता किसने लिखी? बिल्कुल नहीं। ये मेमोरी लेवल का है। ये क्या कर रहा है कि ये भी बच्चों को मेमोरी लेवल पर प्रेशर कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि ये भी मेमोरी, लेकिन जब बच्चों की स्वतंत्रता, ये सारे टीचर अपनी व्यवस्था के अनुसार थोप रहा है, लेकिन जब स्वतंत्रता की बात आ, यह बाल केंद्रित की बात आ रही है, तो बच्चों से पूछा जा रहा है कि जो तुम्हारी कहानी है, जैसे मान लो मुंशी प्रेमचंद पढ़ रहे हैं, उसके दो बैलों की जोड़ी पढ़ रहे हैं, उसमें से जब कहीं पर एक बैल मरने पर कोई दुख होता है तो क्या कहते हैं कि अगर तुम होते उस जगह पर तो तुम उस बैल के साथ क्या करते? तो फिर बच्चा बताता कि मैं उसको मरने नहीं देता, उसके लिए जड़ी बूटी लाता, उसके लिए दवा बनाता। या अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रश्न दे दिया जाए, अगर तुम मान लो कि छोटा भीम होते या तुम्हारे अंदर कोई जादुई शक्ति होती, तब तुम क्या करते? तो इससे बच्चों को क्या करना है कि उसमें चिंतन शक्ति, सोच का विकास होता है, और इसमें बच्चों को भी आजादी मिलती है कि मैं क्या करना चाहता हूं, और वो अपनी बातों को खुलकर रखेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पियाजे के अनुसार भाषा और विचार का क्या संबंध है? अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के भाषा विचार के बीच में विवाद है। एक का मानना है कि भाषा पहले आती है, दूसरे का मानना है कि विचार पहले आ जाते हैं और भाषा उन विचारों को रूप देते हैं। तो जब विचार पहले आ जाते हैं, ये जीन पियाजे का मानना है, और कहते हैं भाषा उन विचारों को क्या करता है? अपना नया रूप देकर के उनको प्रकट करने में सहयोग देता है। तो भाषा विचार को जन्म देती है? बिल्कुल नहीं, पियाजे नहीं मानता। पियाजे कहते हैं पहले विचार आते हैं और भाषा के माध्यम से निकलते हैं। विचार भाषा को जन्म देता है और भाषा विचार की अभिव्यक्ति मात्र। इनका मानना है कि जो भाषा है वो विचारों की अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या सही है? ठीक है, दोनों का संबंध दो भाषा विचार ही, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चा अपने आप से बात करना किस अवस्था में करता है? थोड़ा सा ध्यान देना। जब एगोसेंट्रिक स्पीच की बात आएगी या आत्म केंद्रित भाषण की बात आएगी कि एक बच्चा अपने आप से बात करना किस अवस्था में अधिक करता है, और वाइगोत्स्की इसे क्या मानते हैं? क्या ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है? क्या ये अपरिपक्वता का लक्षण है? बिल्कुल नहीं, अपरिपक्वता बिल्कुल नहीं। वाइगोत्स्की इसका बहुत अच्छा समर्थन करते हैं, जिसमें बच्चा स्वयं की समस्याओं के लिए जोर जोर से क्या करता है? बात करता है। ठीक है, प्रारंभिक बाल ये कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। किशोरावस्था में ये होता नहीं। ये कब होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता है, और यह सोच के नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात इससे भी पता चलता है कि बच्चा किसी प्रक्रिया को किस ढंग से सोच रहा है। इसी की इन्होंने क्या कहा? आत्म केंद्रित भाषण कहा, इगोसेंट्रिक स्पीच कहा। ठीक है, इसके अनुसार इनको ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं वाइगोत्स्की। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है
कि कक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर एक क्लास है और उस क्लास में बच्चों के बीच में लैंगिक संवेदनशीलता विकसित करना है, उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। लैंगिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए ऐसी शब्दावलियों को चुनना है, ऐसी प्रक्रियाओं को चुनना है कि जिन प्रक्रियाओं में कहीं पर भी न दिखे कि शिक्षक किसी लिंग के समर्थन में है, या जो उस शिक्षक की शब्दावली है किसी लिंग संबंधित विचारों को बार बार बोल रही हो, है ना। तो लड़के और लड़कियों को अलग अलग प्रश्न पूछना ये भी गलत हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता बढ़ेगी। लड़कियों को नाजुक और लड़कों को मजबूत कहेंगे तो भी लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होगी, बढ़ेगी। सभी बच्चों को समान अवसर देना होगा, लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना होगा, रूढ़ियों को चुनौती देनी होगी, है ना, लैंगिक मुद्दों पर चर्चा करना ही होगा। ये तीनों गलत हैं और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इन तीनों से क्या होगा कि लैंगिक रूढ़िवादिता बढ़ेगी। लेकिन जो सी ऑप्शन है कि सभी बच्चों को समान अवसर देंगे, लिंग तटस्थ भाषा से तात्पर्य है कि जो भी क्लास में एग्जाम्पल्स होंगे बार बार किसी विशेष लिंग और विशेष प्रोग्राम के साथ नहीं होंगे, हर प्रक्रिया में लड़का और लड़की सभी सम्मिलित होंगे, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 है कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अवधारणा कक्षा कक्ष में कैसे लागू की जा सकती है। सभी बच्चे से एक जैसा व्यवहार करना संभव ही नहीं है ना। उनके अगर विभिन्नताओं को अनदेखा कर लेंगे, संभव ही नहीं है। बच्चों को उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी जाति के अनुसार अलग अलग समूहों में बांटना तो भी क्या होगा, एकता संभव ही नहीं है। बच्चों की विविध पृष्ठभूमियों को स्वीकारना और उनको सम्मान देना और सभी को एक साथ सीखने के लिए अवसर प्रदान करना। केवल बहुसंख्यक भाषा संस्कृत बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि अगर आप जो आपकी क्लास में डाइवर्सिटी और आप सबको एक रूपता लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि बच्चों की जो विविध पृष्ठभूमि है उनको स्वीकार करना होगा, सभी को सम्मान देना होगा और सभी को एक साथ सीखने के अवसर प्रदान करना होगा। तब विविधता में एकता जैसा कॉन्सेप्ट आपका स्थापित हो पाएगा, ठीक है। आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बच्चा जो किसी विशेष जाति समुदाय से आता है ना, कोई भी जाति समुदाय से आता है और वह कक्षा में क्या करता है, कम बोलता है। कोई विशेष जाति समुदाय से है और वो कक्षा में कम बोलता है, शिक्षक को क्या समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या समझना चाहिए, क्या बच्चा कम बुद्धिमान है कि बच्चे की भाषा संस्कृति कक्षा की भाषा संस्कृति से भिन्न हो सकती है जिससे वह असहज असुरक्षित महसूस कर रहा है। बच्चा आलसी है कि बच्चे को दंडित करना चाहिए। उस समय क्या आप शिक्षक को यही समझना चाहिए कि जो बच्चा क्लास में कम बोल रहा है हो सकता है उसकी भाषा संस्कृति अलग हो, या हो सकता है कि वो अन्य लोगों के बीच में बोलने में असहज महसूस कर रहा हो, सिक्योर महसूस ना कर रहा हो। इसलिए शिक्षक को समझना चाहिए कि भाषा संस्कृति की कक्षा इसके भिन्न हो सकती है और जिससे वह असहज या सुरक्षित महसूस करता हो। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसा वातावरण प्रोवाइड करवाए कि ये बच्चा भी क्लास में क्या करे, बोल पाए, ठीक है। आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बच्चे की जो चिंतन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। अगर आपको आकलन करना है कि बच्चे का जो थिंकिंग लेवल है, जो चिंतन करने की क्षमता है, उसका आपको आकलन करना है, उसके लिए प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए। क्योंकि आप लोग भी प्रश्न देखते हैं ना कि बहुविकल्पी प्रश्न, सही दीर्घोत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर प्रश्न, फिर साथ में रिक्त स्थान वाले प्रश्न, सही जोड़े वाले प्रश्न। लेकिन यहाँ पर थिंकिंग लेवल के प्रश्न कौन से हैं, चिंतन लेवल के प्रश्न कौन से हैं। तो क्या तथ्य पुनर्स्मरण, मेमोरी लेवल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रटने वाले प्रश्न हैं। इसमें विश्लेषण हो, तुलना हो, मूल्यांकन एवं रचनात्मक समाधान पर आधारित हो, हाँ नहीं में उत्तर वाले हों, कि शब्दार्थ पर आधारित हैं। जब यहाँ पर बात चिंतन क्षमता की होगी, शब्दार्थ में होंगे नहीं क्योंकि रटे वाले होंगे, हाँ नहीं में होंगे नहीं क्योंकि सामने मैटर लिखा होगा, तथ्य पुनर्स्मरण ये रिकॉल वाला होगा। लेकिन जब विश्लेषण करने की बात आएगी, है ना, तुलना करने की बात आएगी, दो या दो से अधिक विशेषताओं पर, मूल्यांकन की बात आएगी, क्रिएटिविटी रचनात्मक की बात आएगी, तो उसमें बच्चे की चिंतन क्षमता का विकास होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आगे हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि
एक शिक्षक ने कक्षा 5 के बच्चों से पुनर्चक्रण पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल, है ना, रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं। पुनर्चक्रण पर 5 प्रश्न पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न तत्परता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? यहां पर क्या देखना है? रेडीनेस, तत्परता, कि बच्चा कौन से प्रश्न में तत्परता दिखाएगा। क्या पुनर्चक्रण की परिभाषा दिखाने पर बच्चा अगर प्रश्न पूछें कि पुनर्चक्रण की परिभाषा बताओ तो बच्चा तत्परता दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने कभी कोई पुरानी वस्तु को नई वस्तु में बदलते देखा है, और देखा है तो कैसे? पुनर्चक्रण कितने प्रकार का होता है, इसमें भी नहीं दिखाएगा। पुनर्चक्रण शब्द की वर्तनी बताओ, इसमें भी नहीं दिखाएगा। क्या? रेडीनेस, तत्परता, मतलब प्रश्न का नाम सुनते ही बच्चा उत्तर बताने के लिए तैयार हो, इस आधार पर बात कर रहा है। तो जब प्रश्न ऐसा होगा कि क्या तुमने कभी कोई पुरानी वस्तु को नई वस्तु में बदलते देखा है, कैसे? या उसी को बात करें कि मान लो कि जैसे आप बचपन में खेल खेले हैं ना, कि किसी का स्लीपर नया मिल जाए तो काट करके उसका पहिया बना लेना, तुमने उसका कैसे उपयोग किया है? तो ऐसे में बच्चे बताएंगे कि हाँ मुझे अनुभव है, ये अनुभव है। मतलब इसमें आपको क्या देखना? रेडीनेस, आपके प्रश्न का उत्तर बताने के लिए बच्चा क्या हो? तैयार हो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। आगे हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन का प्रश्न है? आपको थोड़ा सा देखना है कि हाई लेवल थिंकिंग, क्या देखना है? उच्च स्तरीय चिंतन का प्रश्न, ये हाई लेवल पे, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हाई लेवल सोचने का प्रश्न कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो वही बता पाएगा जो रटे हुए होगा। जल किस तापमान पर उबलता है, ये भी वही बता पाएगा जो रटा हुआ होगा। किस ऋतु में दिन बड़े होते हैं, ये भी वही बता पाएगा जिसने थोड़ा महसूस किया होगा। लेकिन जब चिंतन की बात आएगी, यदि आप प्रधानमंत्री होते तो शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन लाते, है ना? इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अगर सोचो 1 मिनट के लिए, आप स्टूडेंट लाइफ में गुजर रहे हो, आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, आप क्लास में पढ़ने आते हो, और आपसे अगर कोई पूछे कि अगर आपको 1 दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो आप अपनी क्लास की व्यवस्था में क्या सुधार करोगे? उसमें देखना, अगर शिक्षक से बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है या बच्चों को पढ़ाई बोझ लगती है तो स्टूडेंट्स बताएगा, क्या बताएगा? कि मैं होमवर्क देने की व्यवस्था बंद कर दूंगा, कि कभी कोई शिक्षक होमवर्क नहीं देगा, डांटने की व्यवस्था बंद कर दूंगा, मारने की व्यवस्था बंद कर दूंगा। हालांकि भारत सरकार में दंड देना बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी बच्चा बोझ समझते हैं। बच्चा कुछ हो सकता है, कुछ बच्चे भी बोलेंगे मैं सर ये पढ़ाई सिस्टम ही खत्म कर दूंगा 1 दिन का। ऐसे में क्या है? हाई लेवल थिंकिंग, सोचने का मौका मिलता है कि अगर आपको इस पोस्ट पर रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अभी भी अगर किसी दिन होमवर्क करके बच्चों को दे दिया जाए करने के लिए, तो क्या सोचते हैं बच्चे कि टीचर आज पढ़ाने नहीं आए, उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाए, सीढ़ियों से गिर जाए, पैर टूट जाए, है ना, पेट खराब हो जाए, बुखार आ जाए, क्लास तक पहुंच ही ना पाए, पहुंच पाए तो कल के होमवर्क के बारे में ध्यान ही ना रहे। ऐसे ऐसे बच्चे प्रश्न करते हैं। तो ये क्या है? अगर 1 दिन का प्रधानमंत्री हो और शिक्षा में क्या परिवर्तन लाते हो तो बच्चे अपनी सोच बताएंगे। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25। आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26। एक शिक्षिका ने कक्षा 3 में बाजार विषय पर बच्चों को एक काल्पनिक बाजार बनाने, कहने से तात्पर्य है कि इकोनॉमिक्स की एक टीचर थी कक्षा 3 में, और उन्होंने कहा कि हम लोग आज जो भी पाठ पढ़ेंगे वो बाजार विषय पर पढ़ेंगे, और कहा कि तुम्हें क्या करो, काल्पनिक बाजार बनाओ। मतलब छोटे छोटे सामानों को लेकर के, जो आप बचपन में खिलौने खेले हो ना, मिट्टी के बर्तन बना करके गृहस्थ जीवन का, जो मार्केट से डॉक्टर का पूरा सेट लेकर के डॉक्टर बनने का पूरा जो आप लोग खेल खेले हो, वैसे ही काल्पनिक कि मान लो कि तुम अपने आप में एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो, एक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हो, बनाने के लिए कहा। और बच्चों ने दुकानें बनाई, उसकी भूमिकाएं क्रेता और विक्रेता, मतलब एक खरीदार और एक ग्राहक बना, वो भी निभाई, और मुद्रा का उपयोग भी किया। यह गतिविधि किन अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है? क्या यह जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक है? बिल्कुल नहीं। क्या यह वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया है एवं जॉन डीवी का अनुभवात्मक अधिगम है? बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। बच्चे ने समाज और संस्कृति दोनों को समझा और उसका अनुभव भी किया। ठीक है, कोहल वर्ग है नहीं, व्यवहारवाद है नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा 2 के एक बच्चे से पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एक कंडीशन दी जाए। कंडीशन कौन सी है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाएं,
जो संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, इन 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था से संबंधित कुछ लक्षण दिए जाते हैं और उन लक्षणों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे से पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि यदि इस गिलास का पानी इस चौड़े बर्तन में डाल दें तो क्या पानी कम ज्यादा हो जाएगा? अगर बच्चे ने कहा कि हाँ पानी कम हो जाएगा, अगर पानी कम हो गया तो किस अवस्था की विशेषता है? मतलब बच्चे का दिमाग अभी भी है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि बर्तन चौड़ा ज्यादा है, अगर वो कह रहा है कि मात्रा कम या ज्यादा हो रही है तो किस अवस्था की विशेषता है? तो पहले विशेषता क्या नाम है कि विशेषता कौन सी क्या कहलाती है? तो ये विशेषता कहलाती है संरक्षण का अभाव। संरक्षण के अभाव में कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। बर्तन के आकार बदलने से वस्तु की मात्रा बदलने पर जो फर्क होता है, बच्चा उस फर्क को नहीं समझ पाता, उसे बोलते हैं संरक्षण का अभाव। और वो विशेषता किसमें होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें सारी चीजें किससे बच्चा करता है? संवेदनाओं के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि सारी चीजें जब सामने होंगी मूर्त रूप से, और इसमें कैसे अमूर्त रूप से और परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक कक्षा में दिव्यांग, विशेष आवश्यकता वाला। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि पिछले प्रश्नों में हमने पढ़ा था कि विभिन्न जाति, दिव्यांग बच्चा तो है लेकिन विशेष आवश्यकता वाला है, लेकिन इसमें क्या है कि भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न भाषा के बच्चे हैं। ऐसे में समावेशी कक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? तो सभी बच्चे को एक समान गतिविधि पॉसिबल ही नहीं है। केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना बिल्कुल नहीं। दिव्यांग बच्चों को अलग से पढ़ाना बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं अनुकूलन करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि जो भी बच्चे चाहे विशेष आवश्यकता में, चाहे जो भी हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे उनकी भाषा अलग हो, चाहे उनकी जाति अलग हो, बच्चे की क्या आवश्यकता है, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, उसको समझ करके आपको अपनी शिक्षण व्यवस्था को प्रारंभ करना होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। और आज के इस मॉडल पेपर का जो सेकंड लास्ट प्रश्न है कि एक लड़का कक्षा में कहता है कि यह गुलाबी रंग लड़कियों के लिए है। क्या कहता है? यह गुलाबी रंग किसके लिए है? लड़कियों के लिए है। मैं नहीं पहन सकता। शिक्षक को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? अगर शिक्षक क्लास में बच्चों को मान लो कैप या कोई भी वस्तु दिया कि इसको धारण कर लो, मान लो टैग है, फीता है, पिंक कलर का है, और बच्चा कह रहा है कि ये गुलाबी रंग लड़कियों का है, मैं इसको नहीं पहन सकता। अब बच्चा ये क्यों कह रहा है कि रंग गुलाबी रंग का है, ये लड़कियों का है गुलाबी रंग? क्योंकि वो पूर्वाग्रसित है। उसको समाज में कहा जाता है कि गुलाबी रंग किसका फेवरेट है? लड़कियों का है। लेकिन क्लास में टीचर को उसके प्रत्युत्तर में क्या जवाब देना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हाँ तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल नहीं। लड़के को डांटना बिल्कुल नहीं। बताना है कि रंगों का कोई लिंग नहीं होता है, रंगों का कोई लिंग नहीं होता। तुम जो रंग चाहो पहन सकते हो, कोई रंग किसी पर डिसाइड नहीं है। या मौन रहना बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि अगर शिक्षक ने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसका मतलब वो भी लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। एक तो बच्चा पहले से पूर्वाग्रसित है। अभी आप देखते हो कोई काम के लिए कह दो तो बोलेगे लड़कियों वाला काम हमसे क्यों करवा रहे हैं, है ना? लड़की बोलेंगे लड़कों वाला काम है हमसे क्यों करवा रहे हैं। लेकिन उसमें बताना है कि सारे काम सब करेंगे, कामों का कोई लिंग नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है कि एक शिक्षिका बच्चों से पूछती है कि तुम्हारे विचार में क्या सभी पक्षों के लिए घोंसला बनाना आवश्यक है? अगर आवश्यक है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? यह प्रश्न किस उद्देश्य से सबसे उपयुक्त होगा? क्या यह तथ्यात्मक ज्ञान आकलन? बिल्कुल नहीं। तथ्य थोड़ी कहीं से पढ़ा थोड़ी है बच्चा, है ना? रटने की क्षमता बिल्कुल नहीं, लिखने की क्षमता बिल्कुल नहीं। ये क्या है? सभी पक्षों की जब बात आएगी तो किसकी बात आएगी? आलोचनात्मक चिंतन की बात आएगी। हो सकता है कि बच्चा जिस पक्षी को प्रेम करता हो बोले सिर्फ उसी पक्षी के लिए घोंसला बनाओ, बाकी सबको मार दो। या साथ में कारण तर्क क्षमता का भी आकलन करना संभव होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यह प्रश्न जो है बच्चे की तर्क क्षमता और आकलन क्षमता के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयोगी है। मुझे, अगर आपने वीडियोज में प्रश्नों को पढ़ा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। मैं आपको बार बार कहूंगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है। हमें क्या है? प्रश्नों को अपने परीक्षाओं के अंकों को बढ़ाने के लिए, पास करने के लिए तो ये ओबीसी एससी में 82-83 नंबर में पास हो जाना, 81 नंबर में, और जनरल को 90 नंबर में। लेकिन इन नंबरों की ग्रेडिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए इन प्रश्नों को आप
कंटेंट वाइज, और साथ में क्या है तो हर विकल्प क्यों नहीं है और क्यों है, जैसे समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप वीडियोज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, आज आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।